हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2022-23 कक्षा 9वीं विषय गणित कि यहाँ पर हम प्रश्न समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कितना सिलेबस पूछा जाएगा, कौन कौन से अध्यायों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आप 75 में से आप 60 या 65 अंक आप लाना चाहते हैं 10 से 12 दिन में, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक विषय की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर से अर्थात कौन कौन से अध्यायों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अध्याय 1 संख्या पद्धति, इस अध्याय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 2 बहुपद, अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, अध्याय 6 रेखाएं और कोण, और अध्याय 7 त्रिभुज। केवल आपसे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 7 तक के यहाँ पर इन अध्यायों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो के माध्यम से आपको इन सभी अध्यायों के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझाए जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में अध्याय 1 संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने वाले हैं, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अध्याय 1 है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इस अध्याय के सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न समझने वाले हैं, जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है यह वार्षिक पेपर 2018 में पूछा गया था कि किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। यदि आप किसी भी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो सदैव क्या होता है, एक धन संख्या होती है। डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न वार्षिक परीक्षा 2019 में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती हैं और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या कहलाती हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं अर्थात लिख सकते हैं, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे हमने 3/5 लिखा, तो यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। और ध्यान रखना है आपको कि ऐसी करनी वाली संख्या जिसका वर्गमूल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी संख्या आप जो करनी में लें उसका वर्गमूल नहीं होता है तो वह क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, वह परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे यदि हम करनी 23 की बात करें तो करनी 23 का वर्गमूल नहीं होता है। इस प्रकार से यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी, यह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। इसके बाद ऑप्शन नंबर यदि हम बी की बात करें तो यहाँ पर करनी के अंदर कितना दिया गया है, 225 दिया गया है। और 225 को हम 15 × 15 करके लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो 15 की यहाँ पर जोड़ी बन जाएगी, 15 करनी से बाहर संख्या आ जाएगी और इसकी बटे तो हम 1 लिख सकते हैं। तो यह तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी, अर्थात करनी 225 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है, 15 होता है। तो यह तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है करनी 49 दिया गया है, और करनी 49 को हम इस प्रकार से 7 × 7 लिख सकते हैं, जोड़ी बन जाएगी। 7 संख्या करनी से बाहर आ जाएगी और 7 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। करनी 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। इसके बाद यहाँ पर 5.328 इस पर आवृत्ति लगी है। तो ऐसी करने वाली संख्या जिनका वर्गमूल नहीं होता है तो वे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, अर्थात परिमेय संख्या नहीं होती हैं।
तो निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो यह भी एक परिमेय संख्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है और यह भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में जो कर्णी 23 दिया गया, कर्णी 23 का वर्गमूल नहीं होता है और इस प्रकार की संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा कर्णी 23 होगा, इस प्रकार से उत्तर होगा। तो इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं सही विकल्प में पूछे जाते हैं, एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न, के बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर यह क्वेश्चन वार्षिक पेपर 2019 में पूछा गया था, अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है? अनंत तक होता है। आपको इसको ध्यानपूर्वक अच्छी से समझें। यहाँ पर यदि हम ए नंबर के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 0.2 और 3 दिया गया है। इसको तो हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर यदि हम दशमलव हटा दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.23 हो जाएगा। इसको हम 23 लिख सकते हैं। और यहाँ पर यदि हम इसको भिन्न के रूप में बदलें अर्थात परिमेय संख्या के रूप में बदलें तो दशमलव का नीचे 1 माना जाता है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यह तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। इसके बाद यदि हम बी नंबर के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.2 0 2 3 इस प्रकार से 0 2 3, इसके बाद 3 0 2 3 इस प्रकार से अनंत तक दशमलव दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं, ऐसी करने वाली संख्या या तो करने वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता है या फिर ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनंत तक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह संख्या डेड डैश लगा है अर्थात यह संख्या कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। तो यह क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। आपको ध्यान रखना है कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता है या फिर ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनंत तक होता है अर्थात इन्फिनिटी तक होता है, कभी यहाँ पर खत्म ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है a पर m की घात गुणा का चिन्ह है, a पर n की घात का मान होगा। तो यह एक नियम होता है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे हम इस प्रकार के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो 2-2 अंक में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है a पर m की घात इनटू में दिया गया है a पर n की घात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की जो संख्या होती है यह संख्या क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। क्या कहलाती है? आधार। इसमें यदि हम बात करें तो इसमें भी आधार क्या होगा? a होगा। नीचे वाली संख्या आधार कहलाती है और ऊपर की जो संख्या होती है यह क्या कहलाती है? घात। इसी प्रकार से यहाँ पर n घात होगी और यहाँ पर m घात होगी। तो आपको ध्यान रखना है जब आधार समान हो, यहाँ a और a समान है अर्थात आधार a और a अर्थात समान है। तो जब आधार समान और संख्या गुणा में हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो यहाँ पर a और a समान है तो a को हम एक ही बार लिखेंगे और घातें यहाँ पर जुड़ जाएंगी। चूँकि जो है आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। आपको नियम अच्छे से ध्यान रखना है। जब आधार समान हो अर्थात नीचे की संख्या हो सकता है यहाँ पर 2 और 2 हों और घातें अलग अलग हों, m और n की घात है। तो जब आधार a और a समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो घातें जुड़ जाएंगी, m प्लस n की घात हो जाएगी। आधार को हम एक ही बार लिखेंगे, घातों को हम क्या करेंगे? इस प्रकार से जोड़ देंगे। तो a पर कितने की घात आ जाएगी? m प्लस n की घात आ जाएगी। तो यहाँ पर a पे m की घात इंटू a पर n की घात का मान जो होता है a पर m प्लस n होता है। a नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से a नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है जब a पर m की घात हो इंटू a पर n की घात हो अर्थात a और a समान हो और m और n अलग अलग हो तो आधार समान हो तो गुणा में घातें इस प्रकार से जुड़ जाएंगी, a पर m प्लस n की घात आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका a नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न पूछा गया है
64 पर 1/2 की घात का मान है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह प्रश्न जो है वार्षिक पेपर 2020 में पूछा गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो 64 पर कितने की घात दी गई है? 1/2 की घात। तो सबसे पहले इस प्रकार के जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको यहाँ पर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 64 आपको ध्यान रखना है कितने का वर्ग होता है? 8 का वर्ग 64 होता है। तो 64 की जगह हम इसका क्या लिख सकते हैं? 8 का वर्ग लिख सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड विधि से भी यहाँ पर 64 के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 8 का करेंगे, तो 8 का भाग 64 में 8 बार जाएगा, 8 एकम 8 आएगा। अब 64 बराबर 8 यहाँ पर कितनी बार है? 8 × 8, 8 यहाँ पर 2 बार है, तो 8 का हम वर्ग लिख सकते हैं, 8 पर 2 की घात लगा सकते हैं। तो 64 को हम कितना लिख सकते हैं? 8 का वर्ग लिख सकते हैं। या फिर आप इस प्रकार से भी ध्यान रख सकते हैं कि जो 64 है वह 8 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर 64 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 8 का वर्ग लिख सकते हैं, और 1/2 की घात हम जहाँ की तहाँ लिखेंगे। और जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा होता है। यदि a पर m की घात है और यहाँ पर n की घात है तो घातों का क्या हो जाएगा? m और n का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार से 8 जहाँ के तहाँ आ जाएंगे। यहाँ पर 2 की घात है और 1/2 की घात है, तो घातों का 2 और 1/2 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। और जब भी इस प्रकार से संख्या होती है, ऊपर नीचे संख्या समान है, तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो 8 पर कितने की घात आ जाएगी? 1 की घात। और 8 पर 1 की घात का मान कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि यदि 2 की घात होती तो हम 8 को 2 बार लिखते, गुणा करते। लेकिन 8 पर 1 की घात है, इसका मतलब क्या है? 8 को हम 1 बार लिखेंगे। तो 8 के ऊपर 1 की घात का मान कितना होगा? 8 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 8 जो है ए नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, तो 8 इसका जो है राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रश्न 28 है, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। इस प्रकार से आपको एक छायांकित भाग दिया गया है, इसको आपको जो है भिन्न के रूप में लिखना है। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 अंक में भी पूछे जाते हैं। यह जो है वार्षिक परीक्षा 2022 में भी पूछा गया था इस प्रकार से क्वेश्चन। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको एक आकृति दी गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आकृति दी गई है। यहाँ पर कुल इसके 4 भाग हैं, जिसमें से 2 भाग को जो है छायांकित इस प्रकार से छायांकित किया गया है, और आपको भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में आप कैसे लिखेंगे, आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो कुल जितने भाग होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में 1 2 3 4 भाग हैं, तो कुल भाग को हम नीचे लिखते हैं। जितने भाग होते हैं यहाँ पर हमने 4 को नीचे लिखा। अब इसके बाद जितने भाग छायांकित होते हैं, जैसे 4 में से यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 भाग छायांकित हैं, तो छायांकित भाग को हम ऊपर लिखते हैं कि 4 में से 2 भाग छायांकित हैं, तो 2 को हम ऊपर लिखेंगे। इसके बाद आप चाहें तो 2 से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से संख्या को आप काट सकते हैं। तो 2 का भाग 2 में भी जाता है और 2 का भाग 4 में भी जाता है, तो 2 एकम 2 होगा, और 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कितना होगा? 1/2 होगा। ए नंबर का ऑप्शन है, इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कुल भाग को नीचे लिखना है। इनमें से जितने भी भाग छायांकित होते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। जैसे कुल भाग 4 हैं और छायांकित भाग यहाँ पर 2 हैं, तो हमने 2/4 लिखा। 2 से इसको हमने काटा, 2 से कैंसिल किया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आपसे कहा जाएगा कि 2/4 भाग को क्या कीजिए? छायांकित कीजिए। तो इस प्रकार से आप आकृति बनाएंगे। कुल भाग नीचे होते हैं, कुल भाग यहाँ पर नीचे कितने हैं? 4 हैं। इसमें से आपको 2 भाग छायांकित करना है। तो इस प्रकार से आप कोई भी 2 भाग छायांकित करेंगे, तो इस प्रकार से छायांकित भाग क्या हो जाएगा? 2/4। या फिर आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एक छायांकित आकृति दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसका भिन्न रूप क्या होगा। तो कुल भाग को आपको नीचे लिखना है, जितने भाग छायांकित होते हैं आपको ऊपर लिखना है। तो इस प्रकार से इसका छायांकित भाग यदि हम 2 से काटें, 2 से कैंसिल करें तो कितना होगा? 1/2 होगा। ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपसे त्रैमासिक परीक्षा में भी पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन ब्रिज कोर्स से लिए गए हैं जो कि अध्याय 1 में सम्मिलित किए गए हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। प्रश्न है कि एक कोष्टक में 10 दिया गया है डिब्बे में, इंटू यहाँ पर 9 दिया गया बराबर 15 गुणित यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया कि खाली बॉक्स में संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। यहाँ पर एक पहले डिब्बे में जो है संख्या 10 दी गई है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। दूसरे डब्बे में संख्या कितनी दी गई है, 9 दी गई है, बराबर का चिन्ह है। इसी प्रकार से यहाँ पर संख्या 15 दी गई है, गुणा का चिन्ह, और यहाँ पर आपको संख्या बताना है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे तो बीच में गुणा का चिन्ह है, तो 10 का गुणा यदि हम 9 से करें तो 10 का पहाड़ा आप 9 बार पढ़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे। यदि आप 10 का गुणा 9 से करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 90 आना चाहिए। तो 15 का गुणा हम ऐसी कौन सी संख्या से करें कि 90 आ जाए। तो यहाँ पर 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 होगा। 15 का गुणा 9 से करेंगे तो यहाँ पर 135 होगा। 15 का गुणा 10 से करेंगे तो 150 होगा। तो यह ऑप्शन भी नहीं हुआ। इसके बाद यदि हम 15 का गुणा यदि हम 6 से करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 जहाँ के तहाँ आ जाएगा। 15 का गुणा यदि आप 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे, 90 बराबर 90। तो यहाँ पर इस बॉक्स में कौन सी संख्या आ जाएगी, 6 आ जाएंगे, जो कि डी नंबर का ऑप्शन दिया गया है। इस प्रकार से आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो हैं सही विकल्प, खाली स्थान, सही जोड़ियाँ, सत्य सत्य और एक शब्द में उत्तर 30 अंक में पूछे जाते हैं। और आपको पास होने के लिए जो है 75 में से आपको मिनिमम जो है 25 अंक चाहिए होते हैं पास होने के लिए, और जो है 25 अंक जो है यहाँ पर स्कूल की तरफ से मिलते हैं। तो आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 25 अंक। तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे तो आप गारंटी के साथ 75 में से आप 60 या 50 अंक आप जो है 10 से 12 दिन में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इसके बाद जो है हम महत्वपूर्ण रिक्त स्थान समझने वाले हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 अंक में विकल्प, 6 अंक में खाली स्थान, 6 अंक में सही जोड़ियाँ, 6 अंक में सत्य सत्य और 6 अंक में जो है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान समझने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो पहला खाली स्थान है कि 9 पर 1/2 की घात का मान होगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 9 किसका वर्ग होता है, 9 जो है 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। या फिर 9 की आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। आप 3 से करेंगे, 9 में 3 का भाग 3 बार जाएगा और 3 एकम 3 होगा। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, इस प्रकार से 3 गुणित 3 हो जाएंगे। 3 यहाँ पर 2 बार हैं तो हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं, 3 के ऊपर 2 की घात लगा सकते हैं। तो 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 9 पर 1/2 की घात। तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग और 1/2 की घात को हमने जाकेता लिखा। अब इसके बाद एक नियम होता है, यदि a पर m की घात हो और यहाँ पर n की घात हो, घात के ऊपर यदि घात हो तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। a पर m गुणित n की घात हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर 3 पर 2 की घात और 1/2 की घात का गुणा हो जाएगा। ऊपर नीचे संख्या समान है, गुणा में है तो कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी। तो 3 पर कितने की घात बचेगी, 1 की घात, और 3 पर 1 की घात का मान कितना होगा, 3 होगा। 3 को हम एक बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा। आप उत्तर में कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। इस प्रकार से उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कितना होगा, 3 होगा, जो कि 2020 में पूछा गया था यह खाली स्थान। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि जो संख्याएं
P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सकती हैं और Q बराबर नहीं के 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, जहां P और Q क्या हैं, पूर्णांक हैं कहलाती हैं। तो ऐसी संख्या जिन्हें हम P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो दूसरे खाली स्थान का आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, इस प्रकार से आपको उत्तर में क्या लिखना है, परिमेय संख्याएं। तो दूसरे खाली स्थान का उत्तर क्या होगा, परिमेय संख्याएं होगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद तीसरा खाली स्थान है जो संख्या P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, अर्थात लिखी नहीं जा सकती, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जा सकती हैं अर्थात व्यक्त की जा सकती है, उन्हें परिमेय कहते हैं। और जो संख्या P बटे Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो तीसरे खाली स्थान का उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है उत्तर में, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से आप उत्तर में क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, यह इसका आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा खाली स्थान है, दो परिमेय संख्याओं के मध्य खाली स्थान परिमेय संख्या होती हैं। तो आप कोई भी दो संख्या लें, जैसे हमने एक संख्या कितनी ली, यहाँ पर 3 और 4 ली, हमने एक संख्या 3 ली और एक हमने 4 ली, और यहाँ पर हमें मान के चले 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप दो संख्या लें, दो संख्याओं के मध्य जो है अनंत परिमेय संख्या होते हैं। कितनी संख्या, अनंत, अनेक परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। आप 5 भी ज्ञात कर सकते हैं दो संख्याओं के बीच, 10 भी ज्ञात कर सकते हैं, 50 भी ज्ञात कर सकते हैं, 1000 भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अर्थात बीच जो है आप अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दो परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, अनंत होगा। इसके बाद पांचवा खाली स्थान है, दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य खाली स्थान अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य भी जो है अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, अनंततः अनेक लिखेंगे। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, अनंततः अनेक जो है अपरिमेय संख्या होती हैं। चाहे आप दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें तब भी अनंत होती हैं, और चाहे आप दो अपरिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करें तो इनके बीच भी क्या होती हैं, अनंततः अनेक अपरिमेय संख्या होती हैं। इस प्रकार से पांचवें खाली स्थान का आंसर क्या होगा, अनंततः अनेक अपरिमेय संख्या होती हैं। इसके बाद छठवां खाली स्थान है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल संख्या होगा। 2022 में पिछले वर्ष जो है वार्षिक पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था, तो आप इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझें। एक परिमेय, जैसे हम कोई भी एक परिमेय संख्या ले लें, तो यहाँ पर जैसे हमने 3/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल, योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ना। एक आप कोई परिमेय संख्या लें और एक आप अपरिमेय संख्या लें। तो अपरिमेय संख्या दशमलव वाली संख्या जिनका दशमलव प्रसार अनंत होता है, या करनी वाली संख्या जिनका वर्गमूल नहीं होता है, जैसे हमने करनी 5 को लिखा या करनी 23 को लिखा। यदि आप इन दोनों का योगफल करेंगे अर्थात जोड़ेंगे, योगफल का अर्थ क्या होता है, जोड़ना। यदि आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों नहीं जोड़ सकती हैं। अर्थात आपको ध्यान रखना है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होता है, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान रखना है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसके बाद यहाँ पर सातवां खाली स्थान है, पाई एक कौन सी संख्या। तो आपको ध्यान रखना है पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय होगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्योंकि पाई का जो निश्चित मान नहीं होता है। इसके बाद आठवां प्रश्न है, 3 करनी 5। इस प्रकार से दिया गया है प्रश्न, 3 करनी 5 करनी घात है।
तो घात यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 की है, यहाँ पर घात कितने की है 3 की है, तो करनी घात कितनी हो जाएगी 3 यहाँ पर दी गई, इसका आंसर होगा। इसके बाद 9वां खाली स्थान है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या खाली स्थान है। तो सबसे पहले आप प्राकृतिक संख्या को समझ लें। तो प्राकृतिक संख्याएं अर्थात गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। तो 1 2 3 4 इस प्रकार से कहाँ तक जाती है, अनंत तक। तो इस प्रकार की संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं अर्थात गिनती। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1 होगा। तो इस प्रकार से इन सभी 9 खाली स्थान को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से उत्तर दिए गए हैं और आपको ध्यान रखना है गणित को आपको रटना नहीं है, आपको समझकर याद करना है, समझकर अच्छे से आपको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपसे प्रश्न हल करते बनेगा। इसके बाद जो है सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं इस प्रकार से यहाँ पर 2020 में 2019 में, तो हम इनको समझने वाले हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से स्तंभ ए और स्तंभ बी इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई हैं। पहला प्रश्न है कोष्टक के अंदर ऋण के 4 इंटू, बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, इंटू का चिन्ह माना जाता है। 2 कोष्टक जब भी आपको इस प्रकार से दिए जाएं और इनके अंदर कोई भी संख्या लिखी जाए, दो कोष्टक के बीच गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कोष्टक के अंदर ऋण के 4 है, इंटू में दिया गया है ऋण के 3। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 4 का गुणा 3 से करेंगे, कितने आ जाएंगे 12। और आपको नियम ध्यान रखना है गुणा में ऋण और ऋण का क्या होता है, माइनस, और माइनस का गुणा में क्या होता है, प्लस चिन्ह होता है। और यहाँ पर माइनस और प्लस का गुणा में क्या होता है, माइनस चिन्ह होता है। प्लस और माइनस का गुणा में क्या होता है, माइनस चिन्ह होता है। इसके बाद प्लस और प्लस का गुणा में क्या होता है, प्लस चिन्ह होता है। इस प्रकार से ये गुणा के नियम होते हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। गुणा में जो है माइनस और माइनस का यहाँ पर प्लस चिन्ह होता था, ऋण और ऋण का क्या होता है, धन चिन्ह होता है। इस प्रकार के जो है प्रश्न आपने कक्षा 7वीं 8वीं में सॉल्व किए होंगे। इस प्रकार से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 4 का गुणा 3 के साथ करेंगे 12 आ जाएगा, और ऋण का क्या हो जाएगा, धन चिन्ह, और धन चिन्ह लगाया नहीं जाता है, इस प्रकार से माना जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 12 होगा, जो कि यहाँ पर सी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। तो पहले का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इस प्रकार से 12 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है 1/100 कितना दिया गया है, 1/100 दिया गया है। और यहाँ पर इस प्रकार से जो है सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं तो आपको भिन्न के रूप में संख्या दी गई, अर्थात बटे के रूप में संख्या दी गई है, और आपको दशमलव भिन्न अर्थात दशमलव वाली संख्या के रूप में आपको इसको बदलना है, चेंज करना है। तो आप कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप ऊपर जितनी संख्या उसको आप जांकिता लिखें। ऊपर कितना है, 1, हमने 1 लिखा। इसके बाद नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो यहाँ पर आपको 2 संख्या बनानी है। तो यहाँ पर 1 है, और यदि आप 1 जीरो रख देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, 2 संख्या आ जाएंगी। इसके बाद नीचे चूंकि 2 जीरो है तो आप पीछे से यहाँ से इस तरफ से इकाई वाले अंक से आप 1 और 1 2 अंक बाद आप दशमलव लगाएंगे, और लास्ट में कोई भी संख्या नहीं है तो आप जीरो लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से 1/100 का दशमलव रूप क्या होगा, 0.01 होगा। जैसे यदि 1/10 होता तो आप इसको कैसे दशमलव में बदलते, सबसे पहले ऊपर की संख्या को आप जांकिता लिखते, अंश की संख्या को हमने 1 को जांकिता लिखा। इसके बाद नीचे चूंकि 1 जीरो है तो हम 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ पर आ जाएगा पीछे से, और आगे कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर हम जीरो लगाएंगे। तो इसका दशमलव रूप कितना होगा, 0.1, और 1/100 का दशमलव रूप कितना होगा, 0.01। कैसे आपको करना है फिर से आप समझें। सबसे पहले ऊपर जो भी संख्या, अंश की जो भी संख्या है आप अंश की संख्या को लिखें 1, चूँकि नीचे जो है 2 जीरो हैं तो यहाँ पर आपको 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही संख्या है तो आप 1 जीरो लगा सकते हैं। इसके बाद आप 1 और 1 2 अंक बाद पीछे से दशमलव लगाएंगे, आगे कोई भी संख्या नहीं है आप जीरो रख सकते हैं।
तो इसका दशमलव रूप कितना होगा 0.01 होगा। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा 0.01। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर तीसरे प्रश्न में जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 पर जो है ऋण 1/3 की घात है। तो यहाँ पर 8 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 8 में जो है 2 से पहाड़ा जाएगा, 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएंगे, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 2 का फिर से करेंगे 2 एकम 2 होगा। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सी संख्या हो जाएंगी, 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 इस प्रकार से आ जाएंगे। 2 यहाँ पर 3 बार हैं चूँकि, तो 2 पर हम कितने की घात लगाएंगे 1, 2 और 3 की घात। तो 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 का घन लिख सकते हैं, 2 पर 3 की घात लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम 8 की जगह क्या लिखेंगे 2 का घन लिखेंगे, क्योंकि यही 8 लिखे हैं। तो 8 की जगह हम 2 के ऊपर 3 की घात लिखेंगे इस प्रकार से, और 1/3 की घात माइनस के 1/3 की घात को हमने जाकेता लिखा। इसके बाद जो नियम होता है यदि a पर m की घात है और n की घात है तो घातों का क्या हो जाता है आपस में गुणा हो जाएगा, m गुणित n की घात आ जाएगी। इसी प्रकार से 2 पर 3 की घात है और ऋण 1/3 की घात है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा ऋण 1/3। चूँकि गुणा में संख्या नीचे ऊपर समान है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 पर कितने की घात आ जाएगी ऋण 1 की घात। लेकिन हमें घात को धन का बनाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम 2 के बटे कितना लिख दें 1 लिख दें, और यदि आपको घात को धन का बनाना है, घात यहाँ पर ऋण की है, यदि आप घात को जो है धन का बनाएंगे तो आप इस जो है संख्या को पलट देंगे, तो घात ऊपर से जब नीचे आएगी तो धन की हो जाएगी। ध्यान रखना है जब नीचे से ऊपर जाती है तो ऋण की हो जाएगी, ऊपर से नीचे आती है तो धन की हो जाती है। तो यहाँ पर संख्या पलट जाएगी, 1 ऊपर पहुँच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 पर जो ऋण 1 की घात है धन 1 की घात आ जाएगी, तो 1/2 पर 1 की घात का मान 2 होता है। इस प्रकार से इसका आंसर कितना होगा 1/2 होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2 ई नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। तो तीसरे का जो आंसर होगा ई नंबर का ऑप्शन 1/2 इसका उत्तर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में पूछा गया है 0.1। तो आपको 0.1 संख्या दी गई, दशमलव के रूप में एक संख्या दी गई है, इसको आपको जो है बटे वाली संख्या बनाना है। तो बटे वाली संख्या के रूप में हम कैसे बदलते हैं, हम भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर दशमलव का क्या माना जाता है 1 माना जाता है, दशमलव का क्या माना जाता है 1 माना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम दशमलव हटा दें तो क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। 0 को आप लिखें चाहे ना लिखें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमने दशमलव हटाया तो 1 आया। अब इसके बाद आप देख सकते हैं दशमलव का नीचे 1 माना जाता है, दशमलव के बाद एक संख्या तो हम 1 0 रखेंगे, तो इसका जो भिन्न रूप होगा यहाँ पर इस प्रकार से 1/10 होगा। फिर से आप समझें एक बार, क्वेश्चन यहाँ पर है 0.1, इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है अर्थात बटे वाली संख्या बनाना है। तो सबसे पहले यदि हम इसका दशमलव हटा दें तो क्या आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। इसको हम 1 ही लिख सकते हैं क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद हम बटे का चिन्ह लगाएंगे, दशमलव का मतलब होता है 1, दशमलव का अर्थ क्या होता है 1, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम 1 0 लगाएंगे। यदि यहाँ पर 2 संख्या होती तो हम 2 0 लगाते। तो 0.1 का जो दशमलव रूप होगा इस प्रकार से भिन्न रूप होगा 1/10 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/10 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चौथे प्रश्न का आंसर ए नंबर का ऑप्शन होगा, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण के 5 दिए गए, माइनस के 5 हैं और धन के 2 हैं। तो 5 में से आप 2 घटाएंगे कितने बचेंगे 3 बचेंगे, लेकिन ऋण की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर चिन्ह ऋण का आएगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, लेकिन ऋण का 3 आएगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं 2020 और 2019 में, इस प्रकार से सही जोड़ियाँ पूछी गई थी। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं।
इसके बाद जो है यह सही जोड़ियाँ वार्षिक पेपर 2020 में पूछी गई थी, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया गया है। पहला क्वेश्चन है ऋण के 6 दिए गए हैं, प्लस के 19 दिए गए हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। माइनस के 6 दिए गए हैं और प्लस के 19 दिए गए हैं, तो 19 में से यदि हम 6 को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 13 बचेंगे, लेकिन प्लस के 13 बचेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो पहले का आंसर क्या होगा, 13 होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था इस प्रकार से 1/6 दिए गए हैं, गुणा का चिन्ह है, 618 दिए गए हैं। तो यदि जब भी इस प्रकार से संख्या, तो आप इस प्रकार से संख्या को काट भी सकते हैं, 6 से आप संख्या को काटेंगे तो यहाँ पर आप 6 कम 6 करेंगे, कट जाएंगे, 0 आ जाएगा और 6 का भाग 18 में 3 बार जाएगा, 6 तिया 18, तो कितने आ जाएंगे यदि आप 6 का भाग 618 में इस प्रकार से करेंगे। जैसे यदि हम 6 का भाग 618 में करेंगे तो 6 कम 6, संख्या को काटना इस प्रकार से भाग देना होता है, हम भाग करते हैं तो कट जाएंगे, उतारा 1, यहाँ पर इसके बाद 6 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो भागनास्ती 0, यहाँ पर 0, 1 जांगिता आ जाएगा, फिर इसके बाद 8 यहाँ पर आ जाएंगे, 6 का भाग 18 में 3 बार जाएगा, 6 तिया 18, तो इस प्रकार से आंसर कितना होगा 103। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का आंसर कितना होगा 103 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है इस प्रकार से 1/4 दिया गया है, प्लस का चिन्ह है और 1/4, तो जब भी आपको ध्यान रखना है नीचे की संख्या समान हो, 4 और 4 समान है तो एलसीएम क्या होगा 4 होगा। यदि यहाँ पर 5 और 5 होते तो एलसीएम कितना होता 5 होता। यदि 10 और 10 होते तो एलसीएम कितना होता 10 होता। तो 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। आप डायरेक्टली आप ऊपर की संख्याओं को यदि जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, 1 धन 1, तो इस प्रकार से आप 1 और 1 को जोड़ेंगे, 2 आ जाएंगे, वो बटे में 4 आ जाएंगे। इसके बाद 2/4 को आप चाहें तो यहाँ पर दशमलव भिन्न में भी बदल सकते हैं, तो नीचे की संख्या का भाग आप ऊपर की संख्या में करेंगे। दशमलव भिन्न में हम कैसे बदलते हैं, नीचे की संख्या का भाग आपको ऊपर की संख्या में करना है। 4 का भाग हम 2 में करेंगे तो 4 का भाग तो 2 में नहीं जाएगा क्योंकि 2 छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या है, तो भागनास्ती 0 आएगा, दशमलव आ जाएगा। जब दशमलव रखते हैं तो यहाँ पर हम एक 0 रख सकते हैं। 4 का भाग 20 में 5 बार जाएगा तो 20 आ जाएंगे, कट जाएंगे, दशमलव रूप कितना होगा 0.5 होगा। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन 0.5 इसका उत्तर होगा। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न पूछा गया है इस प्रकार से 2/100, तो 2/100 को हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे जो है दशमलव भिन्न में पूछे जाते हैं। आपको एक बटे में इस प्रकार से संख्या दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस संख्या को जो है दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए या दशमलव भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर जब भी हम दशमलव भिन्न में बदलते हैं तो ऊपर कितनी संख्या 2 को हमने जागिता लिखा। इसके बाद आपको नीचे चेक करना है कि नीचे कितने 0 हैं, 1 और 1 2 0 हैं, तो आपको यहाँ पर 2 संख्या बनानी है, 2 है यहाँ पर आप 0 रख सकते हैं तो 2 संख्या बन जाएंगी। इसके बाद 2 0 हैं तो आप पीछे से 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में आप 0 लगा सकते हैं, तो इसका दशमलव रूप कितना होगा 0.02 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो इसका आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद एक ऑप्शन बचा है 1/3 और 2/6, तो 1/3 को हमने जागिता लिखा। इसके बाद 2/6 को यदि हम 2 से कैंसिल करें, 2 का भाग 2 में भी जाता है और 6 में भी जाता है, तो 2 एकम 2 होगा और 2 तिया 6 होगा। 2/6 को हम 1/3 लिख सकते हैं, तो इसका आंसर कितना होगा बी नंबर को ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से इन सही जोड़ियों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से। और इस प्रकार की सही जोड़ियाँ जो है त्रैमासिक परीक्षा में भी पूछी गई थी, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है और भी सही जोड़ियाँ दी गई हैं तीसरे नंबर की, जो है यहाँ पर पूरी की पूरी सही जोड़ियाँ अध्याय 1 से जो है वार्षिक पेपर पिछले वर्ष जो 2022 में हुआ था, इसमें पूरी की पूरी सही जोड़ियाँ अध्याय 1 से पूछी गई थी और बहुत ही सरल सही जोड़ियाँ पूछी जा सकती हैं, 6 अंक में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर हम इनको समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है
0.5 है कोष्टक में, बीच में गुणा का चिन्ह है, दूसरे कोष्टक में 7.4 है। तो आपको गुणा करना है, जैसे आप गुणा करते हैं वैसे ही आपको गुणा करना है। तो सबसे पहले आप इनका दशमलव हटा लें। 5 का दशमलव हमने हटाया तो यहाँ पर 0.5 आ गए, इसका दशमलव हमने हटाया तो यहाँ पर 74 आ गए। अब इसके बाद आप गुणा करेंगे तो बहुत ही ईजी है, दशमलव को हम बाद में लगाएंगे जब आंसर आ जाएगा। तो आपको पे 74 पे नहीं बनता है गुणा करते, तो आप 4 का गुणा करेंगे, फिर आप 7 का गुणा करेंगे, अलग अलग गुणा कर सकते हैं। 4 का करेंगे 5 से तो 4 का गुणा 5 से करेंगे 20 आ जाएंगे, 20 का 0 होगा, हासिल 2 आ जाएंगी। 4 का गुणा 0 से होगा तो 4 0 0 और 2 हासिल 2 आ जाएंगे। इसके बाद नीचे हम क्रॉस अर्थात ये यहाँ पर इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। फिर इसके बाद 7 का गुणा हम 5 से करेंगे, वो 0 से भी करेंगे, तो 7 का गुणा 5 से करेंगे 35 आ जाएगा, 35 के 5 आ जाएंगे, हासिल 3 आ जाएंगे, 7 0 0 3 जाके आ जाएंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएंगे, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर था पीछे से, और एक अंक बाद दशमलव यहाँ पर था पीछे से। तो एक अंक और एक अंक पीछे से कितने अंक बाद दशमलव लगाएंगे? इसमें पीछे से 2 अंक बाद लगाएंगे, 1 और 1 2 अंक। दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 3.70। इस प्रकार से, और जो है दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो आप इसको 3.7 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर जो है 3.7 दिया गया है। तो पहले का जो आंसर होगा यहाँ पर ई नंबर का ऑप्शन होगा 3.7, इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बहुत ही सरल पूछा गया है। ऋण के 7 हैं, गुणा का चिन्ह है, और दूसरे कोष्टक में ऋण के 15 हैं। तो हम गुणा करेंगे तो 15 का पहाड़ा तो आप पे बनता ही होगा। 15 सत्ते कितने होते हैं? 105 होते हैं। या फिर आप 7 का गुणा भी कर सकते हैं, 7 पौना 35 के 5 आ जाएंगे, हासिल 3 आ जाएंगे। 7 कम 7 और 3 10 कितने आ जाएंगे? 105। और आपको ध्यान रखना है गुणा में जो है ऋण और ऋण का यदि हम गुणा करते हैं तो गुणा में क्या हो जाता है? धन चिन्ह आ जाता है। इस प्रकार से गुणा के नियम होते हैं। तो माइनस और माइनस का गुणा में क्या आता है? प्लस चिन्ह। प्लस चिन्ह माना जाता है, लगाया नहीं जाता है। तो इनका गुणा कितना होगा? 105 होगा। 105 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो दूसरे का आंसर कितना होगा? 105 होगा। इसके बाद जो है तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है 504 बटे ऋण के 18 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप 18 का भाग कितने में करेंगे? 504 में करेंगे। तो 18 हमने लिखा, ऋण चिन्ह हम बाद में लगाएंगे, जितना भी आंसर आएगा उसमें हम क्या लगाएंगे? ऋण चिन्ह लगाएंगे। 18 का भाग आपको 504 में करना है, तो आप इस प्रकार से भाग कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। 18 का भाग 5 में नहीं जाएगा तो हम 2 संख्याओं में करेंगे। 18 का भाग 50 में करेंगे। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 × 3 = 54 होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो 18 दूनी 36। अब घटा दो, 50 में से 36 घटाएंगे कितने आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। यहाँ पर 4 यहाँ पर आ जाएंगे। 18 का भाग 144 में कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 18 × 8 = 144, 8 बार में कितना होता है? 144। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28 होगा। लेकिन ऋण चिन्ह भी लगाएंगे, चूँकि यहाँ पर नीचे ऋण चिन्ह था, तो इसका आंसर कितना होगा? ऋण के 28 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार से, तीसरे प्रश्न का आंसर कितना होगा? 28 होगा। ए नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, बहुत ही सरल दिया गया है। 0.04 और बटे में 10 दिया गया है। तो जब भी नीचे एक 0 होता है तो हम 1 अंक बाद दशमलव और लगा देंगे। अभी कितने अंक बाद है? 2 अंक बाद। चूँकि नीचे एक 0 है तो दशमलव 1 अंक और खिसक जाएगा। अभी यहाँ पर लगा है, कहाँ पर लग जाएगा? यहाँ पर। तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 4 और दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, 3 अंक बाद आ जाएगा। फिर से आप समझें, इसको आपको ध्यानपूर्वक समझना है। जो हमारा प्रश्न है इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.04 और बटे में कितनी है? 10 हैं। 0.04 बटे 10 हैं। तो हमें इसको दशमलव भिन्न में बदलना है।
तो यहाँ पर यदि यहाँ पर नीचे एक जीरो है तो जो दशमलव अंक आएगा यहाँ पर एक अंक और खिसक जाएगा। अभी यहाँ पर है 2 अंक बाद एक अंक और लग जाएगा दशमलव, तो यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 0 4 आ जाएगा, दशमलव यहाँ पर 3 अंक बाद आ जाएगा। यहाँ पर आप लास्ट में 0 भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से दशमलव कितना हो जाएगा 0.004, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर F में दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर F 0.004। इसके बाद यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है, यह भी बहुत सरल है। ऋण के 18/25 हैं, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो छठवां प्रश्न है, ऋण के 18/25 हैं, इसको भी हमें दशमलव भिन्न में बदलना है, दशमलव रूप में परिवर्तित करना है। तो कैसे बदलते हैं, नीचे की संख्या का भाग ऊपर की संख्या में करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें हम ऋण का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से। तो हम 25 का भाग कितने में करेंगे 18 में करेंगे। तो 25 का भाग तो 18 में नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। और जब यहाँ पर हम दशमलव लगा देते हैं तो दशमलव जब भी हम लगाते हैं तो हम एक 0 यहाँ पर रख सकते हैं, एक 0 फ्री होता है। 25 का भाग 180 में कितनी बार जाएगा 25 पंचे 125 होगा, 25 छक्के कितना होगा 150 होगा और 25 सत्ते कितना होगा 175 होगा। तो कितनी बार जाएगा 7 बार जाएगा, 7 बार में कितना होगा 175 होगा। 180 में से 175 घटाएंगे कितने बचेंगे 5। फिर इसके बाद हम एक 0 लगा सकते हैं। 25 का भाग 50 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 25 दूनी 50। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना होगा 0.72। ध्यान रखना दशमलव के बाद हम एक एक संख्या को पढ़ते हैं। 0.72 ऋण चिन्ह भी आएगा क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह था। तो इसका आंसर होगा ऋण के 0.72 अर्थात माइनस का 0.72, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बी नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार से बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो है छूट गया है, इसको भी हम समझ लेते हैं। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ना दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है 42.64, धन का चिन्ह है। इसके बाद 0.36। तो इनका जोड़ना बहुत ही सरल होता है। जैसे हम इन संख्याओं का जोड़ना करते हैं इसी प्रकार से हम दशमलव का जोड़ना भी करते हैं। तो सबसे पहले पहली संख्या क्या है 42.64 है। इसके बाद दूसरी संख्या जब भी हम जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। दशमलव के इस तरफ कितनी है 3 6, तो हमने इस तरफ 3 6 लिखा। दशमलव के इस तरफ क्या है 0 है, तो हमने 0 लिखा। इसके बाद जोड़ेंगे तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। 10 का क्या आ जाएगा इकाई अंक 0 आ जाएगा। हासिल 1 आ जाएगी, 6 और 3 9, और एक हासिल की 10 का 0 आ जाएगा। हासिल 1 आ जाएगी, दशमलव के नीचे यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। 2 और एक हासिल की कितने आ जाएंगे 3 और 4 जाके था। तो 43.00। और दशमलव के बाद तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, हम हटा सकते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा 43 होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 43। तो इस प्रकार से इन सही जोड़ियों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से नीचे आंसर भी दिए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सही जोड़ियां हैं। इसके बाद जो है सत्ता-सत, इस पाठ में से जो है सत्ता-सत भी पूछे जाते हैं। 2018 और 2020 में यह प्रश्न पूछे गए हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ऐसी करनी वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता, अर्थात जो करनी से बाहर नहीं आती हैं, वे अपरिमेय संख्या होती हैं। तो करनी 3 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता है और ना ही करनी 5 का वर्गमूल होता है। तो करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, यह कथन क्या होगा सत्य होगा। बिल्कुल सत्य किया गया है यहाँ पर। यदि यहाँ पर आंसर सही है तो आप क्या लिखेंगे सत्य लिखेंगे। यदि यह जो है गलत कह रहे हैं कि करनी 5 एक क्या है परिमेय संख्या, जबकि ये क्या है अपरिमेय संख्या, तो यह कथन क्या होगा असत्य होगा। दूसरा कथन आपका क्या होगा असत्य होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। तो यह कथन क्या होगा सत्य होगा। आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रत्येक हर एक पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक संख्या होती है। इस प्रकार से आंसर होगा यह कथन क्या होगा सत्य होगा। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न है,
प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है परिमेय संख्या होती है। तो आपको ध्यान रखना प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। तो यह कथन जो है चौथा क्या होगा, असत्य होगा। तो इनको आपको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि प्रत्येक हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य होगा। छठवां प्रश्न है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह भी क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद जो है सातवां प्रश्न है, कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। तो कर्णी 2 तो एक अपरिमेय संख्या क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता है। तो ये चूंकि यह कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या, तो यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह आपको अध्याय 1 के 2 अंक 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न जल्द से जल्द समझाए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी की तैयारी अच्छे से हो सके। इसके बाद जो है इस अध्याय से जो है एक शब्द या एक वाक्य में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न जो है पूछे गए हैं 2020 में और 2019 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको भी आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार से पूछा गया है कि a पर m की घात गुणा का चिन्ह है, इंटू का चिन्ह है और a पर n की घात का सरलतम रूप क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है a यहाँ पर क्या है, आधार है, और यहाँ पर a क्या है, आधार है, और m और n क्या है, घात हैं। यहाँ पर m घात है और यहाँ पर n घात है। तो आपको ध्यान रखना है जब आधार समान हो, यहाँ पर a और a क्या है, आधार हैं। तो जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो यहाँ पर a और a समान है, a जाके आ जाएगा। घातें अलग अलग हैं तो गुणा में घातें m प्लस n की घात आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका सरलतम रूप क्या होगा, a पर m प्लस n की घात होगी। इसका उत्तर क्या होगा, a पर m धन n की घात आ जाएगी। इस प्रकार से उत्तर होगा। लेकिन जब आधार समान हो, यदि यहाँ पर इस प्रकार से होता a पर m की घात होती, भाग का चिन्ह होता a पर n की घात होती। तो आधार तो समान है लेकिन भाग में है। तो जब आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। a पर जो है m माइनस n की घात आ जाएगी। तो इन दोनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे प्रश्न में पूछा गया है a पर m की घात, भाग का चिन्ह है a पर n की घात है। तो आधार समान है तो भाग में घातें जो घटती हैं लेकिन गुणा में घातें जो हैं जुड़ती हैं। a पर m धन n की घात हो जाएगी और यहाँ पर a पर m माइनस n की घात हो जाएगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, a पर m की घात है, गुणा का चिन्ह है, b पर m की घात है। इस प्रकार से नियम होते हैं, a पर m की घात इंटू b पर m की घात। तो यहाँ पर जब घात एक हो, यहाँ पर m और m घात समान है और आधार अलग अलग है। आधार यहाँ पर क्या है, a और b है। तो यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा और घात हम एक ही लगा देंगे। तो ए बी पर कितने की घात आ जाएगी, m की घात। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी पर m की घात। इस प्रकार से इसका उत्तर होगा ए बी पर कितने की घात आ जाएगी, m की घात आ जाएगी। चूंकि घातें समान हैं, आधार अलग हैं, तो इसका आंसर ए बी पर m की घात हो जाएगी। तीसरे का आंसर हमने बता दिया है कि जब आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। m में से n की घात को घटा देंगे और यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब आधार समान हो तो a पर m प्लस n की घात हो जाएगी। इसके बाद जो है चौथा प्रश्न है, a पर 0 की घात का मान होगा। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी संख्या पर 0 की घात का मान कितना होता है, 1 होता है। चाहे आप b पर 0 की घात लगा दें, चाहे आप x पर 0 की घात लगा दें, चाहे आप 10 पर 0 की घात लगा दें, 100 पर 0 की घात लगा दें, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी भी संख्या पर 0 की घात का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। इसके बाद भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा। तो दशमलव रूप में हम कैसे बदलते हैं, नीचे की संख्या का भाग हम ऊपर की संख्या में करेंगे, 7 का भाग हम 1 में करेंगे। तो पांचवें क्वेश्चन में हमें भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा ज्ञात करना है। तो दशमलव रूप में हम कैसे बदलते हैं,
नीचे की संख्या का भाग हम ऊपर की संख्या में करेंगे। 7 का भाग हम 1 में करेंगे इस प्रकार से, तो 7 का भाग तो 1 में नहीं जाएगा क्योंकि एक छोटी संख्या, 7 एक बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, भागनास्ती 0 आ जाएगा और दशमलव आ जाएगा। और जब हम दशमलव रखते हैं तो यहाँ पर हम एक 0 रख सकते हैं। अब 7 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? एक बार। 7 एकम 7। अब 10 में से 7 को घटाएंगे 3 बचेंगे, फिर इसके बाद हम एक 0 रख सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर हम एक 0 रख सकते हैं। 7 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 4 बार में 28 आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 2, फिर इसके बाद हम 0 रख सकते हैं। अब इसके बाद 7 दूनी 14 हो जाएगा। इस प्रकार से फिर बचेंगे कितने? नीचे घटाने पर 6 बचेंगे। तो इस प्रकार से आगे आप डेड डैश भी लगा सकते हैं। इसका दशमलव रूप इतना होगा 0.142। तो आप उत्तर में लिखेंगे इस प्रकार से 0.142 इस प्रकार से, और आप डेड डैश भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसका आंसर कभी यहाँ पर खत्म ही नहीं होगा, बार बार संख्या यहाँ पर आएंगी। इसके बाद करनी 3 का मान लिखिए। तो आपको ध्यान रखना है करनी 3 का मान कितना होता है? 1.732 होता है और डेड डैश होता है और आगे भी होता है। तो इस प्रकार से नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह जो है अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से अध्याय 1 के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे हमने आपको समझा दिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 अंक और 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न समझाए जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।